हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक के बारे में। सबसे पहले देखिए कि यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस रहना जरूरी है, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रहना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, इस तरीके से चीजें रहना चाहिए। ये होता है आपका यूकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोट्स था, क्या था, सिंपल सा सस्ता सेल है, एक जेनेटिक मैटेरियल ऐसे पड़ा है, साथ ही साथ राइबोसोम है, इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। लेकिन जो यूकैरियोट होगा तो उसके पास एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल रहना चाहिए, और उनकी तो जेनेटिक मैटेरियल है, उसको उसका भी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन रहना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है, ये चीज़ के बारे में। सो यूकैरियोटिक सेल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं, जिसका एक मेम्ब्रेन रहेगा विथ ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हमने बात की थी कि शुरुआत लाइफ जैसे हुआ था वो प्रीबायोंट था, सेल जैसे स्ट्रक्चर बन रहा था, जिसको एक्सपेरिमेंटली आपका क्वाजरवेट बना के और माइक्रोस्फीयर बना के हमने प्रूव किए हैं। फिर उसके बाद इस नॉर्मल सेल जिसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी था और रेप्लिकेशन कैपेसिटी था, वो सेल बना। उस सेल बनने के बाद प्रोकैरियोट्स बने। प्रोकैरियोट्स भी उनके न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे बन गया, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स थे। फिर उसके बाद केमोटोट्रॉप्स बनी, केमोटोट्रॉप्स के बाद फोटोऑटोट्रॉप्स बनी। ये भी इस तरीके से बन गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स बने, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर सेल्स। सो अब हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल 1600 मिलियन ईयर्स हो गया वो बन रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 थ्योरी है जो कि प्रूव करवाता है कि यस, जो यूकैरियोटिक है, आज की जो हायर सेल हम जिसको मानते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बनी हुई है। सबसे पहला होता है कि सिम्बायोटिक थ्योरी या हाइपोथेसिस, जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। उनकी प्रूव होता है क्या, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल मान लीजिए या एनिमल सेल मान लीजिए, सबके पास क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि स्टडी करोगे, उसके पास एक प्रोकैरियोटिक जैसे नेकेड डीएनए पाए। तो ये क्या बताता है, ऐसा कोई चीज है। उनकी ये कहना था कि मान लीजिए प्रोकैरियोटिक में तो हमने देखा कुछ ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। सो क्या हुआ, एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल्स था, ये क्या क्या फागोसाइटोसिस प्रोसेस में ये छोटा वाला सेल्स को एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो किसी भी कारण वजह से वो क्या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। फिर उन्होंने क्या बनाया, ये जो बड़ा सा सेल्स जो था, वो छोटा सा सेल उसके अंदर चला गया। उसके बाद क्या होगा, जो बड़ा सा सेल को, ये सेल खुद का खाना खुद बना पा रहा था, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, उस खाना प्रोड्यूस कर रहा है, वो बड़ा सेल को बेनिफिट हो रहा है, छोटा से सेल को शेल्टर मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो वो दोनों आपस में बन गए। ये आगे चलकर क्या बनाया ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से फिर और एक ले सकते हो, एक बड़ा सा सेल है, एक छोटा सा सेल है, ये उसको फागोसाइटोसिस प्रोसेस में एनगल्फ किया। फिर वो बोला था कि मुझे ये वो सोच रहा था कि उसको डाइजेस्ट करें। फिर देखा कि छोटा सा सेल क्या कर रहा है, ये बड़ा सा सेल जो बाहर से जो न्यूट्रिएंट ले रहा है, उससे सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना पा रहा है। ये बोल रहा है तुम मुझे ग्लूकोज दो, मैं आपको ढेर सारे ज़्यादा अमाउंट की एटीपी बना के दे दूंगी। क्यों, क्योंकि जो छोटा सा सेल है उसके पास ग्लूकोज को ब्रेक करके 38 एटीपी बनाने की कैपेसिटी रहता है। इसलिए ये देखा कि हमसे थोड़ी सी ग्लूकोज से इतना ज़्यादा एटीपी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका प्रूफ है, आज भी प्लांट सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, और एनिमल सेल्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। तो ये बताता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इस तरीके से वो एनगल्फ करने की वजह से हो गया। ठीक है, फिर और दूसरा थ्योरी होता है कि इन्वेजिनेशन थ्योरी। इन्वेजिनेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मैलर एंड रैफिन 1972 में। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था प्रोकैरियोटिक की, जो सेल वेरियस सेल ऑर्गेनेल कैसे बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच बीच में इस तरह से फोल्डेड बन गया, जिसको हम मेसोजोम्स कहते हैं। वो फोल्डेड, ज़्यादा फोल्डेड होने के बाद ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये तो प्रोकैरियोटिक सिंपल सा प्रोकैरियोटिक सेल्स था। तो उसके बाद क्या होगा ना, ये इस तरीके से इन्वेजिनेट किया, यानी कि अंदर की ओर बढ़ने लगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिटैच हो जाएगा, तो ये अलग अलग कंपार्टमेंट बन गया।
उसके बाद आपका आएगा सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी को ऐसे मान लीजिए जो कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिम्बायोटिक थ्योरी एंड इन्वाजिनेशन थ्योरी। उसको डोब्जानस्की ने दिए थे। उन्होंने बताया कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वाजिनेशन के थ्रू बने हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, इन्वाजिनेशन के थ्रू बन रहा है। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हो गया जो कि एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से बन रहा है। आई होप आपको ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट कैसे हो रहा है समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।